नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सिर्फ 320 सीटों की फिक्र करनी है। ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि यूपी की 80 में से 80 सीटें वो जीत रहे हैं। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के अलायंस की जमानत जब्त कराएंगे। क्या यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतना मुमकिन भी है? क्या यूपी जैसे राज्य में जहां 15 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, वहां 100% का स्ट्राइक रेट कोई भी हासिल कर सकता है? सिर्फ 1977 में जनता पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़कर उस वक्त यूपी की सभी 85 सीटें जीती थी। अब पिछले चुनाव के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2019 में कांग्रेस 67 सीटों पर लड़ी, 63 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ रायबरेली जीती और कानपुर, अमेठी, सहारनपुर में जमानत बचा पाई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की उम्र कुल 32 साल है और यह भी इस वक्त कमजोर विकेट पर हैं। यूपी की 80 में से 16 सीटें तो ऐसी हैं जो सपा ने आज तक कभी नहीं जीती और 17 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार जीती है। जबकि यूपी की सिर्फ मैनपुरी सीट ऐसी है जो बीजेपी कभी नहीं जीत पाई और समाजवादी पार्टी ने यह 10 बार निकाली है। बाकी का हिसाब आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। अगर आज यूपी में चुनाव हो जाएं, तो मोदी को यूपी की 80 में से 80 सीटें आ रही हैं, 79 आ रही हैं या 78 आ रही हैं। राम मंदिर के बाद का सर्वे बताता है नरेंद्र मोदी यूपी में 78 सीटों तक पहुंच चुके हैं। आज की तारीख में यूपी में बीजेपी की 75 से 78 सीटें पक्की मानी जा रही हैं। सीएनएक्स का सर्वे बताता है कि राहुल, प्रियंका और अखिलेश के साथ आने पर भी यूपी में इंडी अलायंस का चांस नहीं है। ताजा सर्वे बताता है कि राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव मुरादाबाद भी हार सकते हैं। संभल भी हारने का डर है। बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा में भी बीजेपी आगे चल रही है। मोदी ने पब्लिक के बीच में यूपी का सर्वे आउट कर दिया। अमेठी से प्रियंका गांधी और रायबरेली से राहुल लड़ जाएं तो भी चुनाव हार जाएंगे क्या? सीएनएक्स का नया सर्वे कुछ ऐसा ही इशारा करता है। मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से शिवपाल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और कन्नौज से अखिलेश यादव लड़े तो भी इन 4 यादव बहुल सीटों में से एक सीट ही जीतने का चांस है। काशी में मोदी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर दिया। इस दावे का आधार क्या है और राहुल, प्रियंका और अखिलेश के महागठबंधन की करारी पराजय तय कैसे हुई? नरेंद्र मोदी ने यह फॉर्मूला कैसे तैयार किया? पूरा डिकोड करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री का सर्वे देख लेते हैं। यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली, बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है। अब की बार यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। मोदी फॉर्मूले का पहला पार्ट है काशी से 80। मोदी को यह फॉर्मूला राहुल गांधी की एक बड़ी पॉलिटिकल गलती से मिला है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन काशी के यूथ को अगर नशेड़ी कह देंगे तो बूथ भी कैसे जीत पाएंगे? कल मैंने देखा अपनी आंखों से वाराणसी में यूपी की सच्ची हालत। सड़क पे रात को हजारों युवा शराब पिए सड़क पे लेटे हुए वाराणसी में
बाजा चल रहा है। शराब पी पी के पूरा आपके युवा वाराणसी में नाच रहे हैं। एक हफ्ते में चुनाव कैसे बदलता है, यह अंदाजा लगा राहुल और नरेंद्र मोदी के अंदाजे बयां को देखकर। 17 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वाराणसी पहुंची। हिंदुओं के सेंटिमेंट के हिसाब से काशी और अयोध्या दो पवित्र नगरियां हैं, लेकिन बोलते बोलते राहुल काशी और अयोध्या दोनों के बारे में क्या क्या कहते चले गए। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है। राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों। आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है, और उनका काम पैसा गिनने का है। नरेंद्र मोदी ने राहुल का पूरा टेप ध्यान से सुना और एक एक शब्द का हिसाब कर लिया। राहुल का अंदाज झुंझलाने वाला था, मोदी का अंदाज तीखा था, लेकिन समझाने वाला था। जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाई और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं, और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है, तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो। लेकिन मोदी के अंदर यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? 2014 की भयंकर मोदी लहर में भी यूपी में बीजेपी 71 और एनडीए ने 73 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी 62 सीटों पर रह गई थी। 2 सीट सहयोगी अपना दल ने जीती थी। तो ऐसे में 2024 में मोदी 80 की 80 सीटें कैसे जीतेंगे? मोदी की यह पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में अपना स्ट्राइक रेट 100% रखा जाए। मोदी की यह स्ट्रैटेजी समझने के लिए सबसे पहले आपको वो सीटें जाननी होंगी जो बीजेपी पिछले चुनावों में हारी थी। बहुत ध्यान से नोट कीजिए। 2019 में बीजेपी कुल 16 सीटें हारी थी, जिनमें से 7 सीटें अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, जौनपुर, गाजीपुर, पूर्वांचल में थी, और 7 ही सीटें
सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा पश्चिमी यूपी की हारी थी। इसके अलावा मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और रायबरेली से सोनिया गांधी से भी बीजेपी के कैंडिडेट हार गए थे। बीजेपी को पॉलिटिकल वाइब्स इसलिए मिलती हैं क्योंकि इन हारी हुई सीटों में से 2 बीजेपी ने बाई इलेक्शन में जीत ली थी, रामपुर और आजमगढ़। बीजेपी के लिए इन सीटों पर जीतना मुश्किल नहीं है। बाकी बची 14 में से 8 सीटों पर बीजेपी की हार का मार्जिन 1 लाख से भी कम था। मुरादाबाद, अंबेडकर नगर, मैनपुरी, जौनपुर, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर और श्रावस्ती सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी 1 लाख से भी कम वोटों से हारी। श्रावस्ती और सहारनपुर में तो 23,000 से भी कम का अंतर था। इसीलिए मोदी का पूरा फोकस इन्हीं हारी हुई सीटों पर है। मोदी का फोकस खास तौर पर पूर्वांचल के यादव वोटरों पर है। वाराणसी में आज मशहूर बनास डेयरी का प्लांट खुला है, जिससे पूर्वांचल के गौपालकों और खास तौर पर दूध का व्यापार करने वाले यादवों को फायदा होगा। 2019 में पूर्वांचल की गाजीपुर, जौनपुर, घोसी, लालगंज और आजमगढ़ सीट पर बीजेपी हार गई थी। इनमें से 4 पर बीएसपी और आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी जीती थी। इन सभी सीटों पर यादव मतदाता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 4 लाख के करीब यादव वोटर हैं। इसी तरह जौनपुर में यादव वोटरों की संख्या 2,25,000 के आसपास है। लालगंज लोकसभा सीट में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 3 में यादव निर्णायक भूमिका में हैं। इसी तरह घोसी लोकसभा सीट पर यादवों की संख्या 1,62,000 के करीब है। मोदी जानते हैं कि जातीय समीकरणों की वजह से इन सीटों को छीनना आसान नहीं होगा। इसीलिए मोदी जात पात से ऊपर उठकर वोट देने को कह रहे हैं। आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था। इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित, आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा, जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था? किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी? विपक्षी इंडी अलायंस को भी पता है कि उनका मुकाबला चुनाव जीतने की मशीन नरेंद्र मोदी से है। इसीलिए वो भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रहे हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी न्याय यात्रा लेकर घूम रहे हैं। कल 17 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी हो गया। अब प्रियंका गांधी अपने भाई को मुरादाबाद में ज्वाइन करने वाली हैं और वहां से ये यात्रा उन्हीं सीटों की तरफ आगे बढ़ेगी जहां मुस्लिम मतदाता हैं और जहां वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ेंगी। ये सीट 2019 में बीजेपी हार गई थी। इसके बाद दोनों भाई बहन यात्रा के साथ अमरोहा जाएंगे, यहां भी बीजेपी हारी थी। फिर संभल जाएंगे, ये सीट भी बीजेपी समाजवादी पार्टी से हार गई थी। फिर बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस होते हुए आगरा जाएंगे। ये सीटें बीजेपी जीती हुई है और आगरा में इनके गठबंधन के साथ अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल होंगे। मोदी वेस्टर्न यूपी में इस गठबंधन की काट को भी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने वक्त रहते ही जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर लिया, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जाटों का बड़ा गठजोड़ है। वेस्टर्न यूपी में जाटों की कुल आबादी 17% है, जिनका कुल 18 सीटों पर असर बताया जाता है। अखिलेश को उम्मीद थी कि इसमें जब मुस्लिम वोट का भी कॉम्बिनेशन होगा तो एक तरफा समीकरण बैठ जाएगा, लेकिन बीजेपी ने जयंत चौधरी को पहले ही सेट कर लिया और वो एनडीए का हिस्सा बन गए। इसीलिए माना जा रहा है कि यूपी में मोदी के सामने इंडी अलायंस कहीं टिकता नहीं दिख रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस हो चुका है।
जिसमें से सपा यूपी की 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 62 में से 16 ऐसी सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी अपने चुनावी इतिहास में कभी नहीं जीत पाई। 62 में से 17 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार जीत सकी है। 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर 3 बार जीत मिली। 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर 7 बार जीती। कैसरगंज और फूलपुर में 5 बार साइकिल दौड़ी। बदायूं में 6 बार यादव परिवार ने इतिहास रचा। 7 बार कन्नौज और 10 बार मैनपुरी जीते। यानी 62 में से 10 सीटें भी ऐसी नहीं हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता हो, जहां से समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित मानी जाती हो। और ऐसे में जब अभी चुनावी पारा गर्म होगा और मोदी इंडी अलायंस को परिवारवाद के नाम पर लपेटेंगे तो उस नैरेटिव में कई जगह जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। बंगाल का मूड भी अब बदलने लगा है। संदेश खाली से जो तस्वीरें आ रही हैं उसका संदेश खाली नहीं जा रहा है। आज संदेश खाली में भीड़ का गुस्सा फूटा। आज बंगाल की पुलिस को पब्लिक के आक्रोश का सामना करना पड़ा। संदेश खाली की महिलाएं मास्क हटाकर सामने आ गई। संदेश खाली में जो आज हुआ वो आने वाले चुनाव के रिजल्ट की आहट है। और किस कैंप में घबराहट है यह हम आपको बताते हैं। बंगाल में आज चुनाव हो गए तो नरेंद्र मोदी की पार्टी ममता बनर्जी से आगे निकलती दिख रही है। क्यों और कैसे? सबसे बड़ी वजह है संदेश खाली का आक्रोश, जहां महिला, दलित, आदिवासी, सनातन का सेंटीमेंट सीधे जुड़ा है। मोदी की टीम इस मुद्दे को हाइप पर ले जाना चाहती है क्योंकि महिलाएं अब शाहजहां शेख के खिलाफ खुलकर सामने आ रही हैं। दीदी की सरकार से सीधे टकरा रही हैं। संदेश खाली से जो तस्वीर आई है वो ममता बनर्जी की फिक्र बढ़ाने वाली है। अभी उसका कोई आदमी आया हुआ है इधर? नहीं आया है। उसका लड़का हुमकी दे रहा है। शेख सदन का मुस्तान है। शेख सदन का दूसरा लड़का है ना, गुंडा बाहिनी है। उसका गुंडा बाहिनी है। उसको मेरा महिला बार का पुलिस गाड़ी चाल लेते हैं, हमको छापा दे रहा है। तो पुलिस इसे कर लिया है। पुलिस का ये काम है। पुलिस का क्या काम है? क्या महिला का सुरक्षित तो चाहे तो क्या करे? सुरक्षित नहीं है। नहीं, हम सुरक्षित नहीं है। हम नहीं है। अभी गुंडा लगा रहे थे, अभी मारधार करते हैं। कल तो पुलिस वाला आया था, पिकेट बना के गया था, पुलिस को स्टिक किया। नहीं, झूठ बात बोले। पुलिस झूठ बात बोले। पुलिस अच्छा नहीं बात है, सच बात नहीं बोले। पुलिस झूठ बात बोल रहे। गांव के लोगों ने पुलिस की टीम को संदेश खाली में घुसने नहीं दिया। रास्ते में कांटे बिछा दिए, टायर जलाकर रास्ता रोक दिया। महिलाएं गांव की चौहद्दी पर झाड़ू और डंडे लेकर खड़ी हो गईं। टीएमसी लीडर शाहजहां शेख के खिलाफ विरोध की इस आवाज को बीजेपी पूरा सपोर्ट कर रही है। ममता सरकार कह रही है बीजेपी माहौल बिगाड़ रही है। बंगाल में मोदी आगे चलने लगे हैं। संदेश खाली में आक्रोश का नया सेंटर शाहजहां शेख के भाई सिराजुद्दीन के गांव का है, ये जहां महिलाएं सिराजुद्दीन के अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो गई। बंगाल में मोदी आगे चलने लगे हैं, उसकी दूसरी वजह है कई सर्वे का अनुमान, जिसमें 2019 से ज्यादा बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। यही वजह है कि टीम ममता को फिक्र सता रही है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर प्रोटेक्शन है। किधर था वो? यूपी में, एमपी में, गुजरात में, मणिपुर, वहां पर ये कमीशन कहाँ थे? अभी बंगाल में वो ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी वीक है, इसीलिए इस तरह जो कमीशंस है उसको यहाँ पर भेज रहे हैं। मोदी की टीम का हिसाब सीधा है, संदेश खाली पर फ्रंट फुट पर रहना है और दीदी को बैक फुट पर करना है। मामला महिलाओं से जुड़ा है, आदिवासियों से जुड़ा है, उन पर अत्याचार से जुड़ा है, आरोपी मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है, इसीलिए सनातन भी साथ खड़ा है। ऐसे में यह मुद्दा जितना उछलेगा उतना मोदी का वोट मीटर बढ़ेगा।
इसीलिए हर रोज इस मुद्दे को उठाने में दिल्ली से लेकर बंगाल तक बीजेपी के नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज लॉकेट चटर्जी ने मोर्चा संभाला था, लेकिन संदेश खाली जाने से पहले भुजेरहाट में ही उन्हें रोक दिया गया। You have to speak. I am speaking, ma'am. I will speak. I will speak. Obviously, I will speak. We are complying law, ma'am. If there is any objection from your side, you can take legal action. But it is our request. Please help cooperate us in for compliance of the order. Section 144. PCUD all valid in the around 500 meters of the following areas. Following areas. 12 बजे से लिखा है बहुत देर तक पुलिस अधिकारियों से बहस हुई। दोनों तरफ से कानून की किताबें निकाल ली गईं। बात बढ़ी तो लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ममता की पुलिस ने ले लिया। लॉकेट चटर्जी का तर्क ये था कि संदेश खाली में या कहीं भी धारा 144 लागू है, उसका कागज कहाँ है, और अगर संदेश खाली में धारा 144 लागू है तो पुलिस उन्हें कोलकाता में क्यों रोक रही। कोई कागज नहीं दिखा पाया। उन्होंने बोला संदेश खाली में 144 है। मैंने बोला कागज दिखाइए। कागज दिखाया तो संदेश खाली में था। 40 किलोमीटर पहले वहाँ पे तो नहीं था, वो तो न्यू टाउन थाना था। न्यू टाउन में लेदर कॉम्प्लेक्स थाना था, वहीं से हमको डिटेन किया और डिटेन किया, अरेस्ट किया, कुछ भी नहीं बोल पाया। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बिना परमिशन से, कोई कागज से, बिना वारंट से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये संभव है। हालांकि बाद में लॉकेट चटर्जी को पुलिस ने छोड़ दिया। टीएमसी कह रही है संदेश खाली का मामला पूरा पॉलिटिकल है, इन सब के पीछे 24 का चुनाव है। मोदी का 1 मार्च और 2 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा है। वो आरामबाग और कृष्णानगर में रैली करेंगे और 6 मार्च को बारासात में जाने वाले हैं। आपको बता दें कि आरामबाग में पिछले चुनाव में बीजेपी टीएमसी से सिर्फ 1142 वोट से हारी थी और कृष्णानगर महुआ मोइत्रा की सीट है। 6 मार्च को बारासात में मोदी की रैली है। जब मोदी यहां जाएंगे तो संदेश खाली की कहानी जरूर सुनाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुत ही निंदनीय है। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह घटना इसलिए और अधिक हृदय विदारक है कि ये जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, ये तो नहीं बोल रहे, समझ में आता है, क्योंकि इनके लिए महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है। मगर दुख की बात यह है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स हैं, वो भी इस विषय के ऊपर पूरे भारत में मुंह में दही जमाकर बैठी हुई हैं। इसीलिए टीएमसी का आरोप है कि संदेश खाली में सब ठीक ठाक है, ये पूरा प्रकरण बीजेपी का वोट बनाने का प्लान है। केंद्र है हुगली, वहां पर पोस्टर पड़ता है वेयर इज द एमपी। वो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाता है और चला गया संदेश खाली फोटो शूट करने। तो वो लोग का काम है, दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, तो तब तक ये संदेश खाली इशू उसको अलाइव रखना है। तो रोज जाना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा, फोटो शूट करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। वो ये असाइनमेंट काम कर रहा है। ये तो डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो आएंगे, देखेंगे और हार जाएंगे, ये सभी होगा। हमारे असेंबली इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, वो तो डेली पैसेंजर बन गए थे। तो उसके बाद भी तो भाजपा हार चुका था। जितने बार वो लोग आएंगे उतना बंगाल का जनता को ये डिसीजन लेने का, फैसला करने का ये सुविधा होगा। डोंट वोट टू बीजेपी, नो वोट टू बीजेपी।